नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्यागण स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। जीके तो शुरू करते हैं आज की जीके की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा आज का पहला प्रश्न है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल बांटती है, कौन से दो देश को बांटती है? तो ये बांटती है हमारे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। किसको बांटती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया। कोरिया ये बांटते हैं हमारे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? यानी कि 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें दो शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से थे? तो वो दो शब्द थे धर्मनिरपेक्ष और तथा समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी, इनका मतलब क्या हुआ? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि जो सरकार जो होगी उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। पर सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। क्या करेगी? देश में जितने भी धर्म है उन सबका क्या करेगी? बराबर सम्मान करेगी। ठीक है। समाजवादी यानी कि सरकार जो है वो समाज के कल्याण के लिए काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने आपको व्याकरण पढ़ा रखी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? वो है सितार से। किससे है? सितार से उनका संबंध है, सितार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से चाहे तो राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट यानी कि मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने? 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। वही अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में वो कितने सदस्य मनोनीत कर रहा था? 12। तो लोकसभा में कितने कर सकता होगा? तो लोकसभा में राष्ट्रपति सिर्फ 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नॉमिनेशन के थ्रू बस 2 ही कैंडिडेट आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लोकसभा में वो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने? 2 सदस्य। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है यूनेस्को का मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहां की राजधानी है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी, फ्रांस। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए? विज्ञान के क्षेत्र में।
विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र सबको पता है, क्या होता है पानी का रासायनिक सूत्र? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी है? यानी कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर है वो ऐसे झुकी हुई है, पृथ्वी ऐसे नहीं है, ऐसे झुकी हुई है। तो वो कितने कोण, कितने डिग्री यानी कितने कोण झुकी हुई है, कितने एंगल पर झुकी हुई है? तो वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितने पर झुकी हुई है? यानी कि 23.5 डिग्री पर वो झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पे वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुकी हुई है। आगे चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये है हमारे पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पुणे में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो कौन लेके आई थी? ब्रिटिश सरकार, यानी कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो ये कब आया था और कब लागू हुआ था? तो ये लाया गया था 1773 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1773 में। 1773 में। किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट, डुनांट। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे। पृथ्वी दिवस क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? अर्थ डे। कब मनाया जाता है अर्थ डे? हम सबको पता है कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल। हर एक साल 22 अप्रैल को मनाते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी हमारी पृथ्वी होती है, तो जब हमारी ये होती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। जब ये इक्वेटर होती है तो ऊपर वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये बोलते हैं नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। यहां पे लिख देती हूं मैं, उत्तरी गोलार्ध। तो उसने पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कब होता है, यानी कि कौन सी डेट को होता है?
तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? ये प्रश्न इतना ज्यादा पूछा जाता है, इतना ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और वैसे भी ये इतना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो ये टेनिस का विख्यात खिलाड़ी है। रोजर फेडरर टेनिस का विख्यात खिलाड़ी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया, कब किया गया? यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया, कब किया गया? तो वर्ष 1946 में। कब किया गया? वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यानी कि जो अफीम होती है उसको पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। किससे किया जाता है? फूल से। आगे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो जो पोंगल है वो हमारे तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। कहां का है? तमिलनाडु। आगे चलते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? 4 खिलाड़ी। आगे चलते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? यानी कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मतलब प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने परमवीर चक्र जीता? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध काउंसिल, ये काउंसिल है, काउंसिल नहीं, काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। कहां पर हुई थी? राजगृह जगह है वहां पर हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल। अजात शत्रु के शासनकाल। क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।